नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। लीगल रिपोर्टर में इससे पहले आपने लैंड एक्विजिशन यानी कि भूमि अधिग्रहण पर श्री आरपी मल्होत्रा डेजिग्नेट सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का वीडियो देखा था। आपने बड़ा सराहा, लाखों की संख्या में व्यू गए और हजारों की संख्या में आपने कॉल किया और अपनी कानूनी समस्याएं हमें बताई। हमने उनका समाधान भी किया अपने माध्यम से या सीनियर डेजिग्नेट जो सुप्रीम कोर्ट में है आरपी मल्होत्रा सर, उनके माध्यम से किया। आपको बड़ा फायदा हुआ और आपके लगातार प्रश्न आ रहे थे कि जो पिछला आपने वीडियो बनाया वो कानून, बेसिक कानून क्या है, लैंड एक्विजिशन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे हमें कंपनसेशन मिल सकता है, वगैरह वगैरह हमने विषय चुने थे। इसी वीडियो के ऊपर आप देखेंगे ये जो लिंक आया है ये उसी पुराने वीडियो का है। हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि लगातार आप हमसे ये कह रहे थे कि साहब ये जो कंपनसेशन का डिटर्मिनेशन है यानी कि उसका निर्धारण, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो क्या कानून है। मतलब किसी व्यक्ति की जमीन ली और अथॉरिटी ने उसे 10 रुपए पे किए, अब उसका भूमि धारक का ये कहना है कि साहब मार्केट रेट तो इसका 50 चल रहा है, तो आपने ये कैलकुलेशन कहां से कर लिया कि ये 10 रुपए आएगा। तो रवि सर के साथ इससे पहले जब हमने वीडियो बनाया तो रवि सर ने मोटी मोटी बात बताई थी कि लैंड एक्विजिशन का जो कंपनसेशन डिटर्मिनेशन है वो कानून में किन किन आधार पर होगा। लेकिन आज हम बहुत खास ये बात करने आए हैं कि अगर कंपनसेशन आपको मिलने जा रहा है तो उसके निर्धारण की प्रक्रिया क्या होगी, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की क्या गाइडलाइन है और उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। मल्होत्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। पिछले बार आपका जो वीडियो आया बहुत लोगों ने सराहा है और आप नेक्स्ट राउंड के लिए मैं आपको लगातार संपर्क कर रहा था। थैंक यू। क्योंकि लोग आपसे ये जानना चाह रहे थे कि साहब कंपनसेशन हमें, हमारी तो लैंड 50 रुपए की है, अथॉरिटी दे रही है 10, डिटर्मिनेशन का हमको तरीका भी नहीं पता है। जो मोटा मोटा आपने लॉ तो बताया था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बहुत जजमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शक आज ये आपसे जाने कि कंपनसेशन डिटर्मिनेशन का क्या फार्मूला है, कैसे बनाया जाए और कोई भूमिधारक जिसे पैसा नहीं दिया जा रहा है समुचित, वो कैसे आगे प्रोसीड करे, वो सर बताएं। विप्लव जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया जी। और पिछली बार की तरह आपकी भी मुझे बहुत खुशी है जी कि आपसे वार्ता हो रही है सर। और आपके माध्यम से मैं थोड़े बहुत अपने जो विचार हैं जी भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेके, उसको मैं कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट पॉसिबल वे में हो उसको मैं रखूँ। थैंक यू सर। तो जो ये पूरा प्रकरण है भूमि अधिग्रहण का और मुआवजे का, अब जो एक्ट आया है 2013 का, उसका जो उद्देश्य है वो है एक तो कि पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो एक्विजिशन में, अधिग्रहण में जो प्रोसीजर है, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि उचित मुआवजा मिले जो भूमि धारक है जिसकी भूमि अधिग्रहित करी गई है। तो उसमें जो प्रक्रिया है, जो अधिसूचना जारी होने के पहले की, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है कि समाज पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी स्टडी होनी होती है, जो धारा 4 में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। करेक्ट। और उसमें सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि अधिग्रहण की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर है तो वो जो म्यूनिसिपैलिटी है या टाउन एरिया है या विलेज है, जो उनके माध्यम से सब डेटा इकट्ठा करा जाता है, कितने लोग इफेक्ट होंगे, कितनी लैंड है, क्या है, किस तरह की लैंड है। और ये जो स्टडी है होने के बाद, उसके बाद फिर जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है धारा 11 की, वो जारी होती है। ठीक है। ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसके 12 महीने के अंदर इसको होना चाहिए, जो स्टडी होती है, और इस पर पूरी गहन अध्ययन और स्टडी होती है। उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन के बाद फिर इसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी जो एस्पेक्ट है वो है रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का, कि जिनके आप भूमि ले रहे हैं
उनका ही किस तरह से आप उनको सेटल करेंगे या उनका पुनर्वास किस तरीके से होगा। और उसमें ऑब्जेक्शंस वगैरह की भी सुनवाई होती है, उनको मौका मिलता है जिनकी ज़मीन ली जा रही होती है। और उसके बाद ये जो उनका जो रीसेटलमेंट का है या रिहैबिलिटेशन का, वो सब समरी लेके फिर धारा 19 में होता है फाइनल डिक्लेरेशन। फाइनल डिक्लेरेशन के बाद जो लोग उसमें रुचि रखते हैं, जिनकी ज़मीन ली जा रही होती है, उनको एक पब्लिक नोटिस जारी होती है और उनको टाइम दिया जाता है उस पर रिस्पॉन्ड करने का। और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है अवार्ड की, जो कलेक्टर के माध्यम से होती है सेक्शन 23 में। ठीक है। जांच के बाद, ऑब्जेक्शंस के बाद, उसके बाद फिर कलेक्टर को 1 साल में अवार्ड पास करना होता है, जो मुआवजे का अवार्ड होता है। अब आगे बढ़ते हुए सवाल ये आता है कि जो ये मुआवजा है उसके क्या नियम हैं जी। तो वो नियम भी नेचुरली इसी वाले अधिनियम में दिए हुए हैं। अब उसमें मार्केट वैल्यू डिटर्मिनेशन जो सेक्शन, जो धारा 26 है, उसमें जो मापदंड दिए हुए हैं, जो स्टैम्प एक्ट वगैरह में जो वैल्यूएशन है वो दिया हुआ है। और वो जो लिखते हैं कि जो बाकी सेल डीड हैं उसके जो सबसे ऊंचे वाले हैं उसका 50% देखेंगे, उसी जैसा जो लैंड है आसपास का, और उसके बाद फिर आप वो भी देखेंगे कि अर्बन एरिया है कि रूरल एरिया है। तो ये सब तो अपनी जगह है। उसके बाद फिर आप जो कॉम्पेंसेशन का निकालते हैं सेक्शन 27 में, और धारा 28 में कुछ फैक्टर्स दिए हैं असेसमेंट के लिए कि किस तरह से आप उसका असेसमेंट करेंगे। आप जो अगर बिल्डिंग हो वहाँ पर या कुछ उस तरह के वहाँ एसेट्स हो तो उसका भी आप आकलन करते हैं, उसका भी आप निर्धारण करते हैं। और ये भी उसमें प्रावधान दिया हुआ है कि जो भी कॉम्पेंसेशन फिक्स होगा उसका सोल्यूशन भी 100% दिया जाएगा। उसके बाद जो मार्केट वैल्यू का डिटर्मिनेशन है, जो कॉम्पेंसेशन का अमाउंट है, वो निर्धारित होता है। ठीक है। तो अब ये तो जहाँ तक प्रक्रिया का सवाल है, तो आप जो कानूनी प्रक्रिया जो कानूनी प्रक्रिया दी हुई है इस एक्ट में 2013 वाला जो लैंड एक्विजिशन का ये जो एक्ट है, और ये राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन ट्रांसपेरेंसी वाला जो एक्ट है। अब सवाल ये आता है कि जैसा आपने भी ओपनिंग में कहा कि लैंड की वैल्यू कुछ होती है और वो निर्धारण उसका या तो उससे कम का होता है या वैसा नहीं होता है जो कि होना चाहिए, जो रेलेवेंट फैक्टर्स उनको उसमें लिए जाने चाहिए। तो अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ फैसले हैं, गाइडलाइंस हैं। ये जो एक्ट है उसका जो आप कहिए जो इंटेंट है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो यही है कि फेयर कॉम्पेंसेशन, उचित मुआवजा मिले, और जो करंट जो उसकी इस समय की, जिस समय एक्विजिशन हुआ था, वो जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू मिले, उचित वैल्यू मिले लैंड होल्डर को। ये ओवरऑल इंटेंशन है। अब उसमें क्या और फैक्टर्स लिए जाएंगे जो एक्ट में हैं उसके अलावा, जो कि आमतौर से एक्सेप्टेबल होते नहीं हैं किसी को भी, उसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे मापदंड और दिए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपके लिए वही है जो आपने कहा, जो एक्ट भी कह रहा है, और आपने एक शब्द का प्रयोग किया, उचित मूल्य। अब ये उचित मूल्य किसके मुताबिक उचित मूल्य होगा? मतलब ये अथॉरिटी के मुताबिक होगा या उस किसान के मुताबिक होगा जिसको लग रहा है कि आप 10 रुपये तो दे रहे हो लेकिन मार्केट में मेरी ज़मीन की कीमत 50 रुपये है, तो वो उचित मूल्य कैसे डिसाइड होता है? ये मैं थोड़ा सा आपसे। विप्लव जी, जो उचित मूल्य का कॉन्सेप्ट है, ये जो एक्ट आया 2013 का, इसका मकसद ही ये है कि एक तो पारदर्शिता तो हो ही, लेकिन उचित मुआवजा मिले जिसकी ज़मीन आप ले रहे हैं। तो पूरा जो फोकस है, जो अटेंशन है, वो उस कृषक या भूमि धारक की तरफ है जिसका लैंड, जिसकी भूमि अधिग्रहित करी गई है। ठीक है। सो ये जो उचित शब्द का प्रयोग है, ये केवल और केवल उसी के माध्यम से होगा कि उसको उचित उसका मुआवजा मिले। अब जो नॉर्म्स इसमें दिए हुए हैं एक्ट में, उसका अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि वो कभी उचित होता है। इसलिए क्योंकि उसमें जो आप नॉर्म्स लेते हैं कि जो ज़मीन है उसकी क्या लोकेशन है,
या जो और सेल डीड हैं आगे पीछे की, उसमें कितने का सेल दिया हुआ है, या जो कुछ अवार्ड्स हुए होंगे आगे या पीछे उसमें क्या अवार्ड दिया गया है। तो मामले यही लेके हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, जिसमें मतलब मोटी तौर से मैं एक लाइन आपसे यही बस कहना चाहूँगा कि जो ये राइट टू प्रॉपर्टी है, अब फंडामेंटल राइट तो रह नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी व्यवस्था में ये कहा है कि 300 कैपिटल ए है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है कि कोई जना भी अपनी जो ज़मीन है या अपनी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं होगा अनलेस प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो किया जाए। और जो प्रोसीजर जो फॉलो करना है वो एक्ट में, जो अधिनियम में जो दिया हुआ है वो तो हो गई। उसके अलावा कोर्ट ने ये कहा गया है कि जो बेस्ट फैक्टर्स हैं कि जिससे जो मुआवजा है वो उचित हो, तो वो उन्होंने कुछ सारे मापदंड उसमें दिए हुए हैं कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें फैक्टर इन आपको करनी होंगी जब आप मुआवजे का निर्धारण करते हैं। मैं अपने दर्शकों को मोटी मोटी बात बता दूं जो सर कहना चाह रहे थे। जमीन के मामले में जो जमीन पर आपका अधिकार है, बहुत मैं साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको बार बार लगता है कि ये कौन सा अधिकार है जिसके अंतर्गत हम जा सकते हैं। तो एक तो फंडामेंटल मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं। ये देश संविधान से चलता है, नियम कायदे से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान हमारा सर्वोपरि है। तो संविधान ने हमें कुछ तो मौलिक अधिकार दिए। और जहां तक संपत्ति का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन संवैधानिक अधिकार है। यानी कि आपकी जमीन अगर कोई अथॉरिटी ले रही है और विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि कानून की प्रक्रिया के मुताबिक, और प्रक्रिया कहां है, जैसा कि सर ने बताया 2013 में प्रक्रिया है, तो क्या आपने वो प्रक्रियाएं फॉलो की? जैसे नोटिस किसी को देना या सोशल इंपैक्ट करना, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट करना, ये सब प्रक्रिया का पार्ट है उसी एक्विजिशन के अंतर्गत। और बाय द वे आप नहीं करते तो ये आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और सर जो इंपॉर्टेंट बात आपने कही, वो जो फैक्टर हम चाहते हैं यही हमारे दर्शक इन फैक्टर्स को समझें। जब आप कंपनसेशन डिटर्मिनेशन के लिए जाते हैं तो वो कौन से फैक्टर होंगे जिसको आम आदमी समझ सकता है कि ये डीएम साहब ने ये फैक्टर लागू किए या नहीं, वो सर हमारे दर्शक। इसमें विप्लव जी ऐसा है कि जैसा मैंने कहा कि जो अधिनियम में दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है, अब उसका पालन कितना होता है या कितना नहीं होता है वो एक बात हुई। करेक्ट। आम तौर से जो उसमें दिया हुआ है उसका जो एप्लीकेशन है, जब कलेक्टर इसका आकलन कर रहे होते हैं तो अधिकतर देखा गया है कि उसका जो उसका लागू होना होता है वो उस तरह से नहीं होता है कि मैक्सिमम इफेक्ट उसका बेनिफिट मिले जिसका लैंड ले लिया गया है, जो भूमि धारक है। ठीक है। तो मामले जो सुप्रीम कोर्ट तक आए, अभी हाल की व्यवस्था है, अभी कुछ महीने पहले की व्यवस्था है, तो उसमें 2-3 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, और वो फैक्टर्स जो हैं वो ध्यान में रखने होंगे। जो असेसमेंट और जो डिटर्मिनेशन की अथॉरिटी है या अगर नहीं करती है तो उसको लेके धारक उसका इशू बना सकता है कि जो निर्धारण है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। और उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर सेल डीड्स वगैरह दी गई हों कि जैसे इस तारीख में हमारी भूमि का अधिग्रहण हुआ तो उसी तारीख के आसपास थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में सेल डीड्स दी जाती हैं, जिसमें रेट आमतौर से जब ज़्यादा हुआ तो कोर्ट ने एक तो ये कहा है कि जो सेल, उसको एग्जेम्पलर बोलते हैं, एग्जेम्पलर सेल डीड, तो कोर्ट ने कहा है कि जो हाईएस्ट एग्जेम्पलर सेल डीड दी जाए, हाईएस्ट जो बोनाफाइडी हो, जो प्रॉपर सेल डीड हो, आपको उसको कंसिडरेशन में लेना ही लेना है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक तो उन्होंने वो कहा, और उससे फिर जो हमारी ज़मीन की जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो बढ़ के आएगा। तो हाईएस्ट आपको लेना है, एक तो जो एग्जेम्पलर सेल डीड है। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ही अहम फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स ये हैं कि जो लैंड आपने अधिकृत किया है वो कितना पास है जो डेवलप्ड जोन है या जो
ऑलरेडी जो बना हुआ इलाका है, जो डेवलप्ड इलाका है, उससे कितना क्लोज है, वो आपको लेना है। उससे फिर हमारी वैल्यू देखी जाएगी जो कि बढ़ेगी। यानी कि मोटी मोटी बात जब मैं थोड़ा अपने दर्शकों को समझा दूं, मतलब आपकी ज़मीन कहाँ स्थित है। आपकी ज़मीन एक ऐसी जगह, यहाँ पर हाईवे निकल रहा है और उससे आधा किलोमीटर दूर बढ़िया फैक्ट्री जोन है जहाँ 10-15 मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस बने हुए हैं। तब जब आप एक्विजिशन करेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखना, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। करेक्ट सर, अगर मैंने बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत अहम बात और ये कही है, अधिकतर ये देखा गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड को अक्वायर करके जो कृषक भूमि होती है, वो जो कृषक रेट देके मामला जो है वो होता है कि बस ये इसका मूल्य निर्धारण है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको ये देखना है कि इसका क्या पोटेंशियल है, उसका आकलन आपको करना है। और मेरी समझ में बहुत एक ज़रूरी और बहुत अहम फैक्टर है कि उसका नॉन एग्रीकल्चर यूज़, मतलब गैर कृषक जो उसका कार्य है, उसका क्या पोटेंशियल है उस लैंड का। अगर आप ये देख रहे हैं कि कुछ दूर में इंडस्ट्रियल, हाँ मतलब हम उदाहरण देके अगर सर समझें इस बात को, जैसे कृषक भूमि है, हाँ थोड़ी दूर पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और देखते हुए कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो विकास का जो पथ और जो क्रम है, वो देखते हुए ये देखा जाएगा कि उसका नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए क्या पोटेंशियल है, कि वो अधिग्रहित हो रहा है, एक तो किस पर्पस के लिए हो रहा है, और दूसरा ये कि क्या उसका भी इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर पास में ही डेवलप्ड है, कोई कमर्शियल एरिया है या कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी है या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वो पोटेंशियल भी आकलन करना वो एक फैक्टर होगा। और अगर उसको नहीं लिया गया है इनटू कंसिडरेशन, जो अधिकृत भूमि है उसकी लोकेशन देखते हुए, तो वो भी जो भूमि धारक है उस पॉइंट को जब चैलेंज करेगा, जो मुआवजे का दर तय करा गया है, तो वो एक रेलेवेंट फैक्टर होगा। तब अगर मैं मोटा मोटा समझ पा रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस समय आप मेरी ज़मीन को ले रहे हैं और डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस ज़मीन का फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, भविष्य उसका क्या होने जा रहा है। करेक्ट, जो मतलब वो कितना पोटेंशियल लैंड बनेगी, जो पोटेंशियल। भाई आप दिल्ली के पास में रह रहे हैं और आप हापुड़ में रह रहे हैं या और बगल में बागपत में रह रहे हैं, अब आप बहुत नियरेस्ट हैं और धीरे धीरे फैक्ट्रियां डेवलप हो रही हैं। तो जब हापुड़ में एक्विजिशन हो रहा है तब ये फैक्टर देखना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का स्तर भविष्य में क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, ये आकलन करना बहुत जरूरी है। और ये किसकी जिम्मेदारी? ये बहुत जरूरी है। ये जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी भी कलेक्टर की है। जिस समय डिटर्मिनेशन तो कलेक्टर ही करता है। और अगर कलेक्टर ने, अब हम मेरे ख्याल से उस पर भी आएंगे कि अगर फर्ज किया कलेक्टर ने ये कार्रवाई नहीं करी है तो फिर क्या रास्ता है, क्योंकि एक अवार्ड, कॉम्पेंसेशन का अवार्ड तो पास हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या रास्ता है, कहाँ पर ये मसला रेज किया जा सकता है भूमि धारक द्वारा। लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि पोटेंशियल देखना। ये वैसे ही बात है कि जैसे कोई जना भी कोई डिग्री का कोर्स ज्वाइन करता है, फीस बहुत ज़्यादा होती है, फिर ये होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद क्या पोटेंशियल उसका निकलेगा और क्या रिटर्न्स उससे मिलेंगे। मतलब आप तो वो एक फैक्टर होता है उस कोर्स में दाखिला लेने का। अब 1 करोड़ में एक डॉक्टर बन रहा है तो भविष्य में वो तो 50 करोड़ कमाएगा अपनी लाइफ में, क्या कमाई होगी, और वो डिग्री और वो जो आध्यात्मिक जो कोर्स कर रहा है उसका क्या होगा। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि कलेक्टर तो वर्तमान रेट्स में केवल देख के ही फैसला ले रहे हैं कि आज इसकी कीमत क्या है और यही डिसाइड होगी, और ये प्रैक्टिकल हो रहा है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो वो वैल्यू देख लेगा, स्टैम्प पैड के हिसाब से क्या है, लोकेशन लैंड की क्या है, लेकिन ये फैक्टर्स एज मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसिडरेशन के लिए अपने जो मापदंड है ये बहुत ज़रूरी है उसमें आने के लिए जो मुआवजा तय होता है। और सबसे बड़ी बात प्रोसीजर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप किसी का लैंड ले नहीं सकते हैं जब तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ नहीं होगा, और उस समय आप अगर वो उसकी करंट मार्केट वैल्यू उस तरह से नहीं निकालते हैं तो उसमें ये फैक्टर बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रोसीजर है ये इसमें रीड होगा कि आप उसकी
फ्यूचर वैल्यू भी देखेंगे, क्या पोटेंशियल है उस लैंड और का। बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए हो गई, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सर ये तो लैंडमार्क जजमेंट हो गया। लैंडमार्क जजमेंट है उन ये। हजारों लाखों भूमि धारकों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई, जिनकी बड़ी पोटेंशियल लैंड है। हमारे पास हजारों की संख्या में फोन आते हैं, वो कहते हैं साहब बिल्कुल हाईवे से किनारे हुई लगी हुई जमीन है, बगल में 2 किलोमीटर पे हमारे यहाँ 3-3 4-4 बड़े मल्टीनेशनल का आ गए हैं, गन्ना मिले आ गई, ये आ गया वो आ गया, और आज भी कलेक्टर बाजार भाव भी देने को जमीन का नहीं तैयार है। तो मुझे लगता है उनके लिए बहुत बड़ी खबर हो गई वो विप्लव उनके जी, लिए। ये व्यवस्था अभी अप्रैल की है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि जो पोटेंशियल है, और ये बहुत आमतौर से ये चीज़ सामने आती है कि एग्रीकल्चरल लैंड, कृषक भूमि ही अधिकतर रूप से उसी का अधिग्रहण होता है। तो उसका ये आकलन करना कि इसका पोटेंशियल और आगे भावी क्या इस्तेमाल हो सकता है गैर कृषक काम के लिए, वो अनिवार्य है अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बारे में। और जिस जजमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो फैसला अभी अप्रैल में आया है। अच्छा, 2025 लैंडमार्क में। फैसला है जिसने ये कहा है कि आप एक तो सेल डीड का हाईएस्ट वाला लेंगे, आप फैक्टर्स ये देखेंगे कि डेवलप्ड एरिया या इंडस्ट्रियल एरिया के कितने पास है, और एक ये कि जो आप ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या पोटेंशियल है। तो ये रीड होगी इनटू प्रोसीजर। ये जो बात कही गई कि आप किसी के लैंड ले नहीं सकते हैं विदाउट प्रोसीजर एंड बाय ड्यू प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर में रीड हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये नहीं होगा तो वो जो अधिग्रहण है वो एक माने में संवैधानिक रूप से गलत है वो। और अगर उसका गलत डिटर्मिनेशन कलेक्टर करता है और बाय द वे आर्बिट्रेशन में भी फेल, सीधे हाई कोर्ट। हाँ हाँ हाँ, सीधे हाई कोर्ट। बिल्कुल सीधे हाई कोर्ट, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है तो वो दिखाई भी जा सकती है। ग्रेट सर। तो ये जो है ये व्यवस्था, तो आपको जो लग रहा था अभी तक वो बिल्कुल क्लियर सर ने कर दिया है कि अगर ये कलेक्टर देख रहा है तो आपको तुरंत हाई कोर्ट जाना है, क्योंकि आपके पास वो संवैधानिक राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा सर ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और प्रोसेस में वो शामिल है कि आपको देखना है कि ये लैंड की वैल्यू 20 साल के बाद क्या होगी, इसका पोटेंशियल कितना बढ़िया है, वो ध्यान रखना। नहीं है तो सीधे हाई कोर्ट, वो से कहा है। सर ये व्यवस्था जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है, जिसका अब क्रियान्वयन होगा। फैसला अभी आया है, तो उचित मुआवजे की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ठीक है, नेक्स्ट सर हमारे पास फैक्टर क्या बचता है इसको लेके? बाकी जहाँ तक मुआवजे का है कि अगर ये वाले फैक्टर्स लगाए जाएंगे तो डेफिनेटली मुआवजा अगर उस हिसाब से नहीं करा गया है तो बढ़ेगा, और इसका जो भूमि धारक है इन फैक्टर्स को लेके उसका लीगल इशू बना सकता है। अब लीगल इशू जो है, जब कलेक्टर का कॉम्पनसेशन का जो अवार्ड आता है उसको लेके एक अथॉरिटी बनाई गई है, और अथॉरिटी है जहाँ पर ये रेफरेंस जाता है लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट अथॉरिटी। तो वहाँ पर मसला ले जाया जा सकता है, और अगर वहाँ जो है इस बात से वो अग्री नहीं करते हैं तो उसको फिर सेक्शन 34 के उसमें चैलेंज करा जा सकता है, जैसे आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज करा जाता है कि ये फैक्टर्स इन्होंने कंसिडरेशन में नहीं लिए थे। एक जनरल जो सवाल है, सब लोगों के भूमि धारक लगातार पूछते हैं कि साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत लेट हो रहा है। एक तो कलेक्टर ही 3-3 4-4 साल में नहीं डिसाइड कर पाया, इसके बाद वो आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया, वहाँ 2 साल 2.5 साल खराब हो गया, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए तो वहाँ खराब हो गया। मतलब आप जब तक हाई कोर्ट पहुँचोगे और हाई कोर्ट आपको सुनेगा तब तक 7-8 साल 10 साल तो वैसे ही निकल जाएंगे। अब थोड़ी ये विडंबना तो है विप्लव जी इस बारे में, तो अब मैं इसके बियॉन्ड नहीं कहना चाहूँगा कि जो धारा 63 है एक्ट की, जिसमें बार टू ज्यूरिसडिक्शन का दिया हुआ है, तो उसमें उन्होंने इतना करा है कि सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगा। करेक्ट। मामला अगर फ़र्ज़ किया आकलन में देरी हो रही है, तब भूमि धारक के पास ये ऑप्शन है हाई कोर्ट जाके कहने का कि फैसला नहीं हो रहा है और टाइम फ्रेम में जल्दी उसको डिसाइड करा जाए। उसके बाद फिर मामला सिविल कोर्ट नहीं जाना है। जहाँ तक उसकी सवाल है, अपील में मामला हाई कोर्ट आ जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। कोई समय इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के चलते मुझे नहीं लगता है कि मामलों को बहुत ज़्यादा लंबित रहना चाहिए।
या बहुत ज़्यादा उसमें डिले होना एक चाहिए। कंपनसेशन डिटर्मिनेशन को लेके जो हमारे दर्शक एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि साहब ज़मीन का अधिग्रहण करते समय हमारे पास या तो पेट्रोल पंप था वहाँ पर, या हमने एक बड़ी गौशाला बनाई हुई थी, या हमने कोई ढाबा खोला हुआ था, इस तरह का तमाम मतलब इसी ज़मीन से जुड़े जो कार्य कर रहे थे। लेकिन जब कंपनसेशन डिटर्मिनेशन का टाइम आया तो उसको वो इग्नोर कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न आ रहा है और कहीं भी कलेक्टर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वो वहाँ ये कहता है कि साहब लैंड है, लैंड पे देखेंगे तुम्हारा क्या बनाया था, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये प्रोसेस नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह के प्रश्न आ रहा है। उन पर सर आपका क्या ओपिनियन है? विप्लव जी, अगर कोई उसमें करंट एक्टिविटी हो रही है, जैसा आप कह रहे हैं, अगर पेट्रोल पंप चल रहा है या कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, तब तो स्वाभाविक है कि उसको आपको कमर्शियल या आपको उस तरह से देखना होगा कि डेवलप्ड है। और फिर आप वो ज़रूर देखेंगे कि आसपास की सेल डीडें कुछ हुई होंगी, तो वो उसमें किस तरह की व्यवस्था दी थी, क्या उसमें रेट लगा था। एक और फैक्टर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी दिया है और उसको उन्होंने एस्केलेशन और डी एस्केलेशन वो कहा गया है। वो थोड़ा हमारे दर्शकों को हाँ, तो अब एस्केलेशन का उस तरह से वो भी उसी दिशा में है कि भूमि धारक को सबसे अच्छा मुआवजा मिले और जो लैंड की वैल्यू है, जो उसकी बेस वैल्यू है लैंड की, उसका निर्धारण अच्छे से हो सके। तो अब एस्केलेशन का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली ये है कि अगर फर्ज किया जो एक्विजिशन की जो डेट है, अगर उसके पहले की सेल डीड्स दी जा रही हैं और पहले की सेल डीड्स में अगर रेट हाई है, तो वो ये एस्केलेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि वो जो बेस वैल्यू है लैंड की जो एक्वायर हुई है, जिस डेट में एक्वायर हुई है, उसके पहले की जो सेल डीड्स हैं या जो उसके पहले के जो अवार्ड है, अगर कोई या कोई रेफरेंस सेल डीड है, तो आप उसकी बेस वैल्यू को एडजस्ट करेंगे और वो देखेंगे कि ओवर टाइम कितना अप्रिशिएट करा है लैंड। फर्ज किया अगर 2 साल पहले या 3 साल पहले कोई अवार्ड है जिसमें सपोजिंग 100 रुपये दिया है और उसके बाद फिर हमारी लैंड का एक्विजिशन होता है और डेट ऑफ एक्विजिशन में आप 80 दे रहे हो, तो वो तो इन एनी केस गलत हो गया। तो आप उस 100 से लेके ये देखेंगे कि बेस वैल्यू लाने के लिए कितना वैल्यू बढ़ सकती है। वो एक फैक्टर भी है जिसका प्रयोग कलेक्टर को करना होगा डिटर्मिनेशन करते हुए। ये तो मतलब बड़ा एक तरह का मतलब कोर्ट ने मिनिमम ये कर दिया कि आप पहले क्या हुआ उसको भी आपको डिसाइड करते ही आगे वो आपको करना है। आपको केवल स्टैम्प पैड को नहीं देखना है, जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें इसमें दी हुई हैं सेक्शन 23 में, आपको ये फैक्टर्स लेने हैं कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी, जैसा मैंने कहा, कितने पास है, उसका क्या भावी वो है, जो उसका भविष्य क्या है, जो उसकी पोटेंशियल क्या है, वो देखना है। और ये एस्केलेशन वाला देखना है जब आपका एक्विजिशन के पहले का आप वो कर रहे हैं। और एक डी एस्केलेशन का भी उन्होंने करा हुआ है कि अगर आपने जब एक्वायर कर लिया और उसके बाद के आप सेल डीड्स के रेफरेंस ले रहे हो, तो उसमें भी आप जो बेस वैल्यू एडजस्ट करोगे। कहने का मतलब ये है कि जो ये असेसिंग अथॉरिटी है, डिटर्मिनिंग अथॉरिटी है, इसको इन सब फैक्टर्स का माइंड में रखना होगा। और अगर उन्होंने ये नहीं करा है तो वो डिटर्मिनेशन गलत है और यही ग्राउंड्स बनेंगे फिर उसको चैलेंज करने के। उसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है तो उसको लागू भी करना होगा। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर एक्ट में दिया हुआ है उसमें ये सब एडिशनल फैक्टर्स रीड होंगे, जिससे कि उसका जो सबसे अधिकतम जो उसका जो लाभ है वो भूमि धारक को मिले। यानी सर बिल्कुल आपने जिन फैक्टर्स की बात करी वो कहीं ना कहीं अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखें, मतलब सामान्य तौर पर उन चीज़ों को तो कलेक्टर कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि 2025 के ये जजमेंट है, तो डेफिनेटली हमारे दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दो नहीं कई फैक्टर्स जो सर लगातार बता रहे हैं, उन फैक्टर्स को ध्यान पे रख के, और नहीं ध्यान कलेक्टर रख रहा है तो आप उसे चिन्हित करिए कि भैया ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, आपको पूरा करना ही होगा। नहीं करेंगे तो फिर तो कोर्ट करवाएगा आपसे, क्योंकि आप तो कर नहीं रहे हैं। आपको ध्यान देना है, जैसा कई फैक्टर्स उन्होंने जिक्र किए, आप इसको देखिए और अपने जब एक्विजिशन कंपनसेशन का डिटर्मिनेशन हो रहा है उस समय वहाँ बताइए।
नहीं होता है तो आपका कोर्ट जाने का रास्ता साफ है। मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहूँगा विप्लव जी, प्लीज सर। बस कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आप जब किसी की भी भूमि अधिग्रहित कर रहे हैं तो उसका जो मुआवजा दे रहे हैं वो कोई चैरिटी नहीं दे रहे हैं आप, आपको उचित भी देना है, और आपको जो आपके एक्ट में मापदंड दिए हैं उसके अलावा इन फैक्टर्स को, जो एक्चुअली ये भी कहा गया है कि 300 कैपिटल ए ये ह्यूमन राइट है, आप किसी की ज़मीन ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ही है ज़मीन के ऊपर और आपको प्रोसीजर के हिसाब से चलना है, ये एक फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार चाहे नहीं हो लेकिन ये ह्यूमन राइट है कि आप किसी का ज़मीन ले रहे हैं तो आप उसको मुआवजा देंगे, और प्रॉपर मापदंड जिसके पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अब तय कर दिए उसको आपको लागू करना है। मतलब सुप्रीम कोर्ट 300A में क्या कह रहा है आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपका संवैधानिक अधिकार है, जो सर बात कह रहे हैं आपसे, संवैधानिक अधिकार, संविधान से तो कोई ऊपर नहीं है ना, तो वो कलेक्टर भी नहीं ऊपर है, तो वो जो आप बाबूजी बाबूजी करके उनके पीछे घूम रहे हैं और कलेक्टर साहब झिड़क रहे हैं, वो झिड़कने से काम चलेगा नहीं। ये वो कलेक्टर भी अगर देख रहे हैं और सीनियर एडवोकेट साहब को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आम आदमी का संवैधानिक अधिकार है, वो आप अधिकार नहीं छीन सकते उनसे। तो लास्टली आपको पेट तो थपथपानी है कि हमने कम कंपनसेशन बनाया, क्योंकि आपकी तो ऊपर से पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन आम आदमी जिसकी जमीन जा रही है उसके भी कष्ट को आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार, आप सुप्रीम कोर्ट से तो आप ऊपर नहीं है ना आप, तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उचित मुआवजा, तो वो उचित मुआवजा आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिलहाल आज जो बातचीत सर से रही, हम लगातार लैंड एक्विजिशन पे उनसे और भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो निश्चित रूप से इसमें कमेंट बॉक्स में जाके हमको बताएं, और हमारा मोबाइल नंबर लगातार इस पर चल रहा है, फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।